अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स से पहले मैं प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं लिंग्विस्टिक के उनके ऊपर वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। आपको उन तमाम वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वो वीडियोस जाके वॉच कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रैग्मेटिक्स। आज हम इसको थॉरोली डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट आपका जो प्रैग्मेटिक का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ प्रैग्मेटिक? प्रैग्मेटिक क्या है स्टूडेंट्स? प्रैग्मेटिक इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। इट इज़ कॉन्टेक्चुअल स्टडी ऑफ मीनिंग। ठीक है, वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं उनकी कॉन्टेक्चुअल स्टडी करना प्रैग्मेटिक के अंदर आता है। प्रैग्मेटिक जो है वर्ड्स के मीनिंग की कॉन्टेक्चुअल स्टडी करना प्रैग्मेटिक्स कहलाता है। सिंपली वर्ड्स को इंटरप्रेट करना। ठीक है, वर्ड्स को इंटरप्रेट करना। अगर हम इसको आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो प्रैग्मेटिक सिर्फ लफ्ज़ों के मीनिंग नहीं बल्कि वर्ड्स के जो मीनिंग हैं उनकी कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करना। बोलने वाले की जो बात है उसको पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में समझना ही प्रैग्मेटिक है। ठीक है, किसी भी अटरेंस के जो पीछे की स्टोरी होती है उसको हम प्रैग्मेटिक कहते हैं। जैसे आप कोई बात करते हैं लेकिन आपने बात तो वो कर दी, आपका वो बात करने का मकसद क्या था, उस बात के पीछे की जो स्टोरी होगी, पीछे की जो कहानी होगी उसको हम प्रैग्मेटिक कहेंगे। ठीक है, प्रैग्मेटिक यहाँ पे हमारे पास कुछ डेफिनेशंस मौजूद हैं। द स्टडी ऑफ द रिलेशंस ऑफ साइन टू इंटरप्रेट। मॉरिस ने ये डेफिनेशन दी है। वो कहते हैं कि प्रैग्मेटिक जो है ये साइंस का रिलेशन है कि किस तरह से उनको इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, प्रैग्मेटिक्स स्टडीज द फैक्टर्स दैट गवर्न आवर चॉइस ऑफ लैंग्वेज इन सोशल इंटरेक्शन एंड द इफेक्ट्स ऑफ आवर सोशल एंड अदर्स। प्रैग्मेटिक में देखा जाता है कि हाउ कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस द वे वी यूज़ लैंग्वेज। किस तरह से हम अपनी सोशल सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्ड्स को यूज़ करते हैं, वर्ड्स को चूज़ करते हैं, फ्रेजेस को चूज़ करते हैं जो हमारे कल्चर को, हमारी सोशल सिचुएशन जो है, जो हमारे कल्चर और हमारी सोशल सिचुएशंस पर बेस्ड हो। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मिसाल लेते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज कि आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। ठीक है, आप जिस टोन में बात कर रहे हैं, जिस लहजे में बात कर रहे हैं, जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, वही वर्ड्स, वही टोन, वही लहजा आपका चेंज हो जाता है जब आप अपने बॉस से बात करते हैं। ठीक है, तो प्रैग्मेटिक के अंदर ये देखा जाता है कि जस्ट वाई यू एडजस्ट योर लैंग्वेज इन दीज डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो किस तरह से ये चॉइसेस आपकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर रही होती हैं, यानी किस तरह से मीनिंग शेप दिए गए हैं ना सिर्फ लफ्ज़ों से बल्कि उस कॉन्टेक्स्ट से भी जिसमें आप वो यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, प्रैग्मेटिक्स कैन बी यूजफुली डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ हाउ utterances हैव मीनिंग्स इन सिचुएशन। सेकेंड डेफिनेशन में हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी जो बात है, जो बात हमने बोली है या हमारे बोले हुए जो वर्ड्स हैं वो मौजूदा सिचुएशन पर किस तरह से डिपेंड करते हैं। आप इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आप किसी को कहते हैं कैन यू क्लोज द विंडो, क्या आप विंडो क्लोज कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है ये कमांड भी हो सकती है, ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट भी हो सकती है। ठीक है, ये ऑर्डर भी हो सकता है कि आप विंडो बंद कर दें या आप विंडो बंद कर सकते हैं। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो मीनिंग जो है डिफाइन किए जाते हैं उसको हम प्रैग्मेटिक कहते हैं। प्रैग्मेटिक इज द स्टडी ऑफ हाउ मोर गेट्स कम्युनिकेटेड देन इज सेट। प्रैग्मेटिक फोकस करती है कि किस तरह से हम सिर्फ लफ्ज़ों से किस तरह से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। मतलब जो बात बोली गई है उस बोली गई बात से बढ़ के हम किस तरह से समझ सकते हैं। जैसे हमने राइटर ने कोई बात की है या फिर आपके सामने आपकी मदर या फिर आपके फादर कोई बात करते हैं, तो अगर देखा जाए अपेरेंटली तो वो आपको जस्ट कहते हैं यू मे गो। ठीक है, आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन उसके जो बैकग्राउंड में स्टोरी होगी वो आप ही समझ सकते हैं। वो सिचुएशन जिसमें हम ज़्यादा चीज़ को समझ जाते हैं, इतना बोला नहीं गया होता तो उससे ज़्यादा हम उस चीज़ को समझ जाते हैं। प्रैग्मेटिक इज द स्टडी ऑफ द स्पीकर्स मीनिंग। प्रैग्मेटिक इज द स्टडी ऑफ कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को स्टडी करना। फ्रेंड्स, अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ प्रैग्मेटिक्स को देखें तो सबसे पहले हमें समझना है कि वर्ड प्रैग्मेटिक जो है ये कहाँ से ड्राइव हुआ है। तो वर्ड प्रैग्मेटिक जो है ये ड्राइव हुआ है लैटिन एंड ग्रीक वर्ड प्रैग्मेटिकोस से, जिसका मतलब है बीइंग प्रैक्टिकल। ठीक है, बीइंग प्रैक्टिकल यानी कि प्रैक्टिकल होना। 1970s के अंदर लिंग्विस्टिक के अंदर जो है प्रैग्मेटिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। प्रैग्मेटिक लिंग्विस्टिक की ब्रांच है या फिर नहीं है, इसका आंसर यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। पहले हम पढ़ते हैं कि यस क्यों है, क्यों कहा गया है कि ये लिंग्विस्टिक एक ब्रांच है।
क्योंकि कुछ लोगों के लिए प्रैग्मेटिक जो है वो लिंग्विस्टिक की ब्रांच किस तरह से है, जैसे सीमेंटिक्स, सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी, फोनेटिक्स, ये तमाम ब्रांचेस हैं लिंग्विस्टिक की। इसी तरह से प्रैग्मेटिक भी जो है वो विद इन टाइम पॉपुलर होती गई। इस वजह से लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज की बुक्स में इसको शामिल किया गया। तो कहा जाता है कि ये लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच क्यों नहीं है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच नहीं है, ठीक है। तो वो क्यों इस तरह से कहते हैं? नो इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ लोगों के लिए प्रैग्मेटिक्स में लैंग्वेज प्रोडक्शन, ठीक है, समाजी और इंफरादी जो नॉर्म्स आती हैं, क्या जैसा कि प्रैग्मेटिक्स में जस्ट कॉन्टेक्चुअल स्टडी की जाती है, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन में चॉइस ऑफ लैंग्वेज पर फोकस किया जाता है कि हमारी अटरेंस जो है, हमारी बात, हमारा जो बिहेवियर है वो सोशल सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरह से उससे मीनिंग अखज़ किए जाते हैं, किस तरह से उससे मीनिंग्स निकाले जाते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो प्रैग्मेटिक्स के अंदर देखी जाती हैं। तो इस वजह से कुछ लोगों के अकॉर्डिंग कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रैग्मेटिक्स जो है ये लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है। आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ आया होगा। आप ये नोट्स जो हैं वो पेपर में भी यूज़ कर सकते हैं। प्रैग्मेटिक जो है ये मीनिंग की स्टडी है, जिस तरह से सीमेंटिक जो है वो मीनिंग की स्टडी है, तो प्रैग्मेटिक भी मीनिंग की स्टडी है। पर लैंग्वेज की एनालिसिस में हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास फोनेटिक्स आता है, जिसमें हम साउंड्स की स्टडी करते हैं। फिर हम फोनोलॉजी को पढ़ते हैं। फोनोलॉजी के अंदर ह्यूमन स्पीच साउंड के जो पैटर्न्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं। फिर हम मोर्फोलॉजी की अगर बात करें तो मोर्फोलॉजी के अंदर वर्ड्स फॉर्मेशन की स्टडी होती है। देन वी हैव सिंटैक्स। सिंटैक्स के अंदर वर्ड्स ऑर्डर को स्टडी करते हैं। वर्ड्स सेंटेंसेस किस तरह से फॉर्म दिए जाते हैं, किस तरह से उनको अरेंज किया जाता है, इस चीज़ की स्टडी हम सिंटैक्स के अंदर करते हैं। देन वी हैव सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स के अंदर जो है वर्ड्स के मीनिंग के ऊपर फोकस किया जाता है और किस तरह से डिफरेंट वर्ड्स से हम डिफरेंट मीनिंग्स निकालते हैं। देन हमारे पास आती है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स के अंदर देखा जाता है कि वर्ड्स के मीनिंग का कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, उसका जो एक बैक सीन होता है, बैक मीनिंग होता है, वो क्या होता है, यानी लफ्ज़ों के मीनिंग में उस बात का कॉन्टेक्स्ट क्या रोल प्ले करता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर आप किसी को थैंक यू बोलते हैं तो आपने किसी से कुछ लिया, आप या किसी ने आपके लिए कुछ काम किया तो आप उसको थैंक यू बोलते हैं। तो थैंक यू का अगर हम कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस देखें तो वो ये होगा कि आप उस इंसान से खुश हैं, ठीक है, उसने जो आपकी हेल्प की है आप उससे सेटिस्फाइड हैं, तब आपने उसको थैंक यू बोला। प्रैग्मेटिक के अंदर अगर हम इसको समझें तो हमें ये समझने में हेल्प मिलती है कि थैंक यू का लफ्जी मतलब जो है वो सिर्फ शुक्रिया अदा करना नहीं, बल्कि उसके पीछे की जो फीलिंग्स होती हैं, जो थॉट्स होती हैं, जो सेटिस्फेक्शन होती है उस वर्ड के पीछे, उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इस चीज़ की स्टडी हम जो है वो प्रैग्मेटिक्स के अंदर करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह से प्रैग्मेटिक जो है वो भी स्टडी ऑफ मीनिंग है, बट उन मीनिंग का कॉन्टेक्स्ट में जाके स्टडी करना, उसका कॉन्टेक्स्ट समझना कि वो बात क्यों की गई, उसके पीछे रीज़न क्या थी, उस चीज़ को हम प्रैग्मेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। विजिबल मीनिंग का क्या मतलब होता है? इनविजिबल का मतलब होता है ना नज़र आने वाला, ठीक है, यानी कि इनविजिबल। विजिबल नज़र आने वाला, इनविजिबल नज़र ना आने वाला, ठीक है। इन मैनी वेज प्रैग्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग्स, हाउ वी रिकॉग्नाइज व्हाट इज मेंट इवन व्हेन इट इज़ नॉट एक्चुअली सेड और रिटन। प्रैग्मेटिक्स के अंदर अगर हम इनविजिबल मीनिंग को देखें तो इनविजिबल मीनिंग्स वो मीनिंग्स होते हैं जो ज़ाहिर तो नहीं होते, लेकिन हमें खुद से उस अटरेंस से वो मीनिंग निकालने होते हैं, ठीक है। जब ऐसा कुछ कहा गया हो जिसमें वो बात क्लियरली बोली भी ना गई हो, क्लियरली लिखी भी ना गई हो, लेकिन हमें खुद से उस मीनिंग को समझना हो, तो उसको हम इनविजिबल मीनिंग कहते हैं। जब दो लोग आपस में कोई बात करें तो बोलने वाला कुछ ऐसा कह दे कि सुनने वाला जो है वो बाकी की बात खुद ही समझ जाए कि इसने ये बात क्यों कही है। जैसे हम इसको मिसाल से समझते हैं, मैं कहती हूँ आई एम टायर्ड, ठीक है, तो इट्स मीन कि मैं थकी हूँ लेकिन मैं रेस्ट भी करना चाहती हूँ, मुझे एक पुरसुकून माहौल चाहिए, मुझे जो है वो अपनी नींद पूरी करनी है, मुझे रेस्ट करना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी। ये इसकी इनविजिबल मीनिंग होगी, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। ही इज़ लाइन ऑन द बैटलफील्ड। वो क्या है? वो लाइन है बैटलफील्ड में। तो इस सेंटेंस में अगर हम इनविजिबल मीनिंग देखें तो वो ये है कि उसको लाइन कहा गया है, वो शेर है तो नहीं, लेकिन इनविजिबल मीनिंग ये है कि उसको ब्रेव कहा गया, उसकी स्ट्रेंथ को बताया गया, ठीक है। तो लिटरल वर्ड्स से बियॉन्ड जो मीनिंग्स होते हैं उनको हम इनविजिबल मीनिंग्स कहते हैं। टेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? कॉन्टेक्स्ट से मुराद द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट इज़ नॉट इन द वर्ड्स अलोन बट इन व्हाट वी थिंक द राइटर इंटेंडेड टू कम्युनिकेट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट से मुराद ये है कि जो लफ्ज़ लिखे हैं
जो लफ्ज़ लिखे हैं उनको लिखने के पीछे राइटर का क्या इंटेंशन थे, ठीक है, उसने वो क्यों लिखा, उसका मकसद क्या था, उसके माइंड में क्या चल रहा था जिसको उसने कन्वे करने के लिए, जिसको बताने के लिए उसने वो टेक्स्ट लिखा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसा कि एक शॉप के बाहर एक बैनर लग गया, ठीक है, जिस पे लिखा है बेबी एंड टॉडलर्स सेल। टॉडलर्स वो बच्चे होते हैं जो घुटनों के बल चलते हैं, ठीक है, घुटनों के बल चलने वाले बच्चों को टॉडलर्स कहा जाता है। अब ये लिखा है कि बच्चों की सेल, ठीक है, बच्चों की सेल लिखा है, बेबी एंड टॉडलर्स सेल। इट डजेंट मीन कि बच्चों को बेचा जाता है, यहाँ पर उनकी सेल लगी हुई है, ठीक है। इसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि बच्चों के क्लॉथ्स की सेल लगी है, ठीक है। लेकिन हमें ये समझना है कि यहाँ पे कोई वर्ड जो है क्लॉथ नहीं लिखा, लेकिन इस टेक्स्ट की अगर हम इंटरप्रिटेशन करें, प्रैग्मेटिक इंटरप्रिटेशन करें, तो ये साफ जाहिर है कि बच्चों के कपड़ों पर सेल लगी है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको कॉन्टेक्स्ट की अच्छे से समझ आई होगी। कॉन्टेक्स्ट की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, एक होता है फिजिकल कॉन्टेक्स्ट और एक होता है लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? इट इंडिकेट्स वेयर द कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, उस जगह की बात हो रही होती है जहाँ पर कम्युनिकेशन हो रही होती है, ठीक है। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट वो रियल प्लेस या इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर बात हो रही हो, ठीक है। लोकेशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। जैसे अगर हम बैंक के बाहर खड़े हैं और हम पैसे निकलवाने की या भेजने की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट्स मीन कि बैंक जो है वो बैंक की बात हो रही है जहाँ पर पैसे रखे जाते हैं। लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट से क्या मुराद है? स्टूडेंट्स, लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर वर्ड्स, फ्रेजेस या फिर सेंटेंसेस शामिल हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट आल्सो कॉल्ड कोटेक्स्ट इज सराउंडिंग वर्ड्स यूज्ड इन सेम सेंटेंस। जैसे हम मिसाल से समझते हैं, आई गेट टू द बैंक टू कैश ए चेक। जैसे ये मिसाल है कि मुझे बैंक जाना है चेक कैश करवाने के लिए, तो इस जुमले का अगर हम लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट देखें तो इस जुमले के अंदर बैंक की बात हो रही है जहाँ पर पैसे रखे जाते हैं या फिर निकलवाए जाते हैं, तो इसको हम लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। और वो जगह जहाँ पर बात हो रही हो उसके बारे में, जहाँ पर आप खड़े होकर बात कर रहे हैं, उसी जो है वो जगह के बारे में, उसी रूम के बारे में, उसी लोकेशन के बारे में अगर आप बात करें तो उसको हम फिजिकल कॉन्टेक्स्ट कहेंगे। डेक्सिस क्या होता है? स्टूडेंट्स, डेक्सिस का मतलब पहले समझना है। डेक्सिस का मतलब होता है पॉइंट करना, इशारा करना। एक तो हम आंखों से इशारा करते हैं, हाथ से इशारा करते हैं, फिंगर से इशारा करते हैं, बट डेक्सिस में ऐसा इशारा नहीं बल्कि वर्ड्स को यूज़ करके इशारा करना। डेक्सिस में फर्दर 3 कैटेगरीज आती हैं, जैसे पर्सन डेक्सिस, ठीक है, जैसा कि हमने बात की कि किसी शख्स, जगह या चीज़ की तरफ इशारा करना, वो भी लैंग्वेज के थ्रू, तो उसको हम डेक्सिस कहते हैं। पर सेपेटियल डेक्सिस क्या होता है? सेपेटियल डेक्सिस आर यूज्ड टू पॉइंट टू अ प्लेस, हियर, देयर, बिहाइंड, फ्रंट, एटसेट्रा। टेम्पोरल डेक्सिस क्या होता है? टेम्पोरल डेक्सिस आर यूज्ड टू पॉइंट टू अ टाइम द स्पीकर हैज़ इन माइंड। ओके, मुझे ये काम अभी करना है, आज करना है, दिस मॉर्निंग, आज सुबह, या आफ्टर एन आवर, घंटे बाद, ठीक है। फ्रेंड्स, रेफरेंस का मतलब क्या होता है? रेफरेंस का मतलब होता है हवाला देना, ठीक है। द रेफरेंस इज एन एक्ट इन विच अ स्पीकर और राइटर यूजेस लिंग्विस्टिक फॉर्म्स टू एनेबल अ लिसनर और रीडर टू आइडेंटिफाई समथिंग। प्रैग्मेटिक के अंदर रेफरेंस वो मेथड है जो स्पेसिफिक चीज़, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या आइडियाज़ को रेफर करता है, उसको हम रेफरेंस कहते हैं। रेफरेंस करना यानी कि बोलने वाला या लिखने वाला ऐसे अल्फाज को यूज़ करता है, कि ऐसे वर्ड्स को यूज़ करता है कि वो रेफ़र करता है पढ़ने वाले को या सुनने वाले को, उसकी बात अच्छे से समझ आ जाए। जैसे उसके अंदर नाम भी आ सकते हैं, शेक्सपियर, जापान। डेफिनेट नाउन फ्रेज भी हो सकती हैं, द कंट्री, द ऑथर। इनडेफिनेट नाउन फ्रेजेस भी हो सकती हैं, जैसे अ विमेन, अ ब्यूटीफुल प्लेस, या फिर प्रोनाउन भी हो सकते हैं, जैसे इट, ही, शी, देम, एटसेट्रा। अब आपको मैं रेफरेंस जो है वो एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। इकरा एक किताब पढ़ रही है, ठीक है, वो उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। इकरा एक बुक पढ़ रही है, ठीक है, और वो उस बुक से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है या वो उसको एंजॉय कर रही है। अब इस टेक्स्ट में आप देखें कि वो इकरा जो बुक पढ़ रही है, ठीक है, इकरा एक किताब पढ़ रही है और उस किताब को एंजॉय कर रही है। अब उस जो है इस सेंटेंस के अंदर वो किसको रेफ़र कर रहा है? उस बुक को, ठीक है। तो ये चीज़ जो है रेफरेंस कहलाती है। व्हाट इज़ इन्फेरेंस? इन्फेरेंस क्या है? अब एन इन्फेरेंस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द लिसनर टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट मस्ट बी मीन्ड। यानी सुनने वाला या पढ़ने वाला खुद से चीज़ों को समझने की कोशिश करता है तो उसको इन्फेरेंस कहते हैं,
ठीक है। जैसे किसी राइटर ने कोई बात लिख दी, अब जब आप उसे पढ़ते हैं आपको उसकी बात समझ में नहीं आती, तो आप खुद से एग्जांपल्स माइंड में लाते हैं, खुद से मिसालें देकर, खुद से उस बात को अपनी लाइफ के साथ, अपनी डे टू डे रूटीन के साथ कनेक्ट करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको प्रैग्मेटिक के अंदर इन्फेरेंस कहा जाता है। एनाफोरा का क्या मतलब है? एनाफोरा का अगर हम सिंपली मीनिंग समझें तो एनाफोरा का मतलब है रेफरिंग बैक रेफर करना, ठीक है, यानी कि जो बात हो चुकी हो उसकी तरफ इशारा करना। इज अ एनाफोरा रेफरेंस इज अ सेकंड और सब्सिक्वेंट रेफरेंस टू एन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड रेफरेंट। एनाफोरा में ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस आती हैं जो रेफर बैक करती हैं, ठीक है, जो बात ऑलरेडी हो चुकी हो उसकी तरफ इशारा करना। उस एनाफोरा रेफरेंस को सेकंड और सब्सिक्वेंट रेफरेंस कहते हैं, जो बात ऑलरेडी हो चुकी हो, ठीक है, जो बात हो चुकी हो उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, और जिस बात की तरफ इशारा किया जा रहा हो वापस, जिसको वापस रेफर किया जा रहा हो उसको हम एनाफोरा कहते हैं। एंटीसीडेंट अब क्या है? हमने जैसे कि बात की कि जो ऑलरेडी बात हो चुकी होती है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, और उसकी तरफ जो इशारा होता है, जो वापस उसको बैक रेफर किया जाता है, उसको एनाफोरा कहते हैं। एंटीसीडेंट क्या होता है? जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। एंटीसीडेंट एक एग्जाम्पल है, आई वेंट टू द स्टोर, ठीक है, आई वेंट टू द स्टोर, इट वॉज क्लोज्ड, वो बंद हो चुका था, ठीक है, इट वॉज क्लोज्ड। अब देखें यहाँ पे वर्ड इट यूज़ हुआ है, वो वापस रेफ़र कर रहा है आई वेंट टू द स्टोर, स्टोर को रेफ़र कर रहा है, तो यहाँ पे जो इट वर्ड है ये एनाफोरा है, और जो आई वेंट टू द स्टोर है यहाँ पे ये क्या है? एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट इज अ लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन विच प्रोवाइड्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉर अ सेकेंड एक्सप्रेशन। सेकेंड एक्सप्रेशन के लिए जो है वो हमें ऑलरेडी एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर होता है विच हैज़ लिटिल मीनिंग ऑफ इट्स ओन, ठीक है। प्रीसपोजिशन का क्या मतलब होता है? प्रीसपोजिशन, सपोज का मतलब होता है अज्यूम करना, सपोज करना, ठीक है। प्रीसपोजिशन का मतलब होता है अज्यूम्ड नॉलेज। कोई भी बात करने से पहले जब आपके पास नॉलेज, आप कोई नॉलेज पर अज्यूम करते हैं उसको हम प्रीसपोजिशन कहते हैं। प्रीसपोजिशन इज समथिंग दैट स्पीकर अज्यूम्ड टू बी द केस परियोर टू मेकिंग एन अट्रेंस। अट्रेंस, कोई भी बात करने से पहले अगर स्पीकर जो है कोई ऐसा नॉलेज अज्यूम कर रहा है जो उस बात की तरफ इशारा कर रहा है तो उसको हम प्रीसपोजिशन कहते हैं। प्रीसपोजिशन के अंदर जो है बैकग्राउंड एग्जम्पशंस आते हैं या इन्फॉर्मेशन आती है कन्वर्सेशन के अंदर जो यूज़ होती है, पर प्रीसपोजिशन जो होती है वो अनस्टेटेड होती है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको क्लियरली इसकी समझ आ जाए। तो तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढ रहा है। अपेरेंटली अगर हम देखें तो यहाँ पे जस्ट ये लिखा है कि तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें प्रीसपोजिशन क्या थी? इसमें प्रीसपोजिशन ये है, अंदर ये ऑब्वियस है कि आपका कोई भाई भी है, ठीक है, यानी कि ये नहीं उसने बताया कि तुम्हारा एक भाई है जो तुम्हें ढूंढ रहा है, बल्कि उसने ये कहा है कि तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढ रहा है। इट्स मीन इस सेंटेंस के अंदर जो प्रीसपोजिशन नॉलेज है वो ये है कि तुम्हारा एक भाई भी है, जो कि इस फिक्रे में उसने बात नहीं की लेकिन तुम्हें कहा है कि तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढ रहा है। पॉइंट है हमारे पास प्रैग्मेटिक मार्कर्स। प्रैग्मेटिक मार्कर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? प्रैग्मेटिक मार्कर्स कैन बी यूज्ड टू मार्क अ स्पीकर्स एटीट्यूड टू द लिसनर और व्हाट बीइंग सेड। प्रैग्मेटिक मार्कर्स जो है ये स्पीकर इसलिए यूज़ करता है कि वो अपने लिसनर को जो है उसको एंगेज कर पाए, अपनी बात समझा पाए, उसको अपनी बात के साथ एंगेज कर पाए, तो वो जो है प्रैग्मेटिक मार्कर्स का यूज़ करता है। प्रैग्मेटिक स्पीकर कैन यूज़ टू इंडिकेट दैट नॉलेज इज़ बीइंग ट्रीटेड टू एज शेयर्ड एंड आई मीन टू सेल्फ करेक्ट और टू मेक एन अटेम्प्ट टू क्लैरिफाई समथिंग। अच्छा, अक्सर हम अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं यू नो, ठीक है, यू नो दैट, तो इसका मतलब ये है कि हम ये इसलिए प्रैग्मेटिक मार्कर यूज़ कर रहे हैं कि जो नॉलेज हमारे जो लिसनर है उसके पास ऑलरेडी मौजूद हो, उसको ऑलरेडी पता हो, ठीक है। जैसा कि हमने पहले कोई प्रॉब्लम उससे शेयर की होती है तो दोबारा हम प्रॉब्लम का कुछ अगला हिस्सा उसके साथ शेयर करते हैं तो हम कहते हैं यू नो दैट, कि मैं ऐसे कर चुकी हूँ पहले या मैं वैसे कर चुकी हूँ। तो इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने स्पीकर, अपने सुनने वाले को एंगेज कर सकें। फिर हम यूज़ करते हैं आई मीन, ठीक है। आई मीन का मतलब है कि सेल्फ करेक्ट करना, खुद को। जैसे हम कोई बात करते हैं तो अगले को अगर वो समझ आ भी गई है लेकिन हमें लग रहा है कि वो अगले को समझ नहीं आई तो हम यूज़ करते हैं आई मीन टू से दैट। इस तरह से जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उसको हम प्रैग्मेटिक मार्कर्स कहते हैं। स्पीच एक्ट थ्योरी क्या है स्टूडेंट्स? स्पीच एक्ट थ्योरी सबसे पहले एक फिलोसोफर हैं जिनका नाम है जॉन ऑस्टिन। उन्होंने 1962 के अंदर अपने एक वर्क के अंदर दी थी जिस वर्क का नाम है हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स। स्पीच एक्ट थ्योरी के अंदर ये तमाम एक्शंस मौजूद होते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट करना, कमांड करना, क्वेश्चन करना, इन्फॉर्म करना, ठीक है। व्हेन वी यूज़ लैंग्वेज टू डू समथिंग इज़ कॉल्ड स्पीच एक्ट।
जब हम लैंग्वेज को यूज़ करके कोई काम करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं स्पीच एक्ट। ठीक है, जैसा कि स्पीच एक्ट से आपको समझ आ रही होगी। स्पीच एक्ट, फॉर एग्जांपल इफ़ यू से आई विल बी देयर एट 6, मैं 6 बजे यहाँ पे होऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर आप सिर्फ बात नहीं कर रहे, नॉट जस्ट अटरिंग अ सेंटेंस, यू सीम टू बी परफॉर्मिंग द स्पीच एक्ट ऑफ प्रॉमिसिंग। आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप 6 बजे यहाँ पे मौजूद होंगे। स्पीच एक्ट थ्योरी के जो हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास है लोकेशनरी एक्ट। द लोकेशनरी एक्ट क्या होता है? लोकेशनरी एक्ट फोकस करता है स्टेटमेंट्स पे, वर्ड्स पे फोकस करता है। ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग द एडिशनल लेयर्स। लोकेशनरी एक्ट जो है वो जस्ट जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, उसके अल्फाज क्या हैं उसको हम लोकेशनरी एक्ट के अंदर देखते हैं। ठीक है, या वो जो लिखता है, जो वो बोलता है, उसके ऊपर फोकस होता है लोकेशनरी एक्ट के अंदर। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, क्लोज द विंडो, विंडो बंद कर दो। अब सिमेंटिकली और सिंटैक्टिक एस्पेक्ट जो हैं वो इसके क्लोज द विंडो, विंडो बंद कर दो, या आप कहते हैं आज बारिश हो रही है। तो ये एक बोलना जो है, आपका अटरेंस, आपकी जो बात है, ये एक सिर्फ हकीकत को बयान कर रही है। ठीक है, ये जस्ट एक रियलिटी को दिखा रही है। इसके अंदर आप जस्ट ये कह रहे हैं कि आज बारिश हो रही है या विंडो बंद कर दो। ठीक है, इसका हम और कोई भी एडिशनल लेयर जो है वो इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। इलोकेशनरी एक्ट, इलोकेशनरी एक्ट को अगर आप 2 वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो इट्स मीन इंटेंशंस बिहाइंड एन अटरेंस। ऊपर हमने बात की थी जस्ट अटरेंस के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में, लेकिन इलोकेशनरी के अंदर जो बोलने वाला है उसकी इंटेंशंस क्या हैं। ठीक है, जब स्पीकर इलोकेशनरी एक्ट परफॉर्म करता है तो वो सिर्फ कुछ बोलता नहीं है। ठीक है, बल्कि वो अपने वर्ड से कोई काम भी करवा रहा होता है। रियल इंटेंडेड मीनिंग, कन्वेंशनल फोर्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल किस तरह से हम समझ सकते हैं? जैसा कि आपका जो मकसद है, जैसे आप कहते हैं द पर्सन हु इज टॉकिंग इज कोल्ड। ठीक है, जो पर्सन बात करे वो बहुत कोल्ड है। मेकिंग प्रोमिस, वादा करना। ठीक है, अगर आप अपने वर्ड से कोई काम भी ले रहे हैं, ये इस बात का अमल है। इलोकेशनरी एक्ट के अंदर वो वर्ड्स आते हैं जो आपकी अटरेंस, यानी आपके अल्फाज जो हैं उनके पीछे एक मकसद है, एक नीयत है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो ये इलोकेशनरी अमल है, क्योंकि आप एक वादा कर रहे हैं। यहाँ पे आपके जो वर्ड्स हैं वो आपकी इंटेंशंस शो कर रहे हैं कि आप जो है उसको अपनी मदद पेश करें, या उसको कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी मदद हर हाल में करूँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इलोकेशनरी एक्ट। स्टूडेंट्स, प्री-लोकेशनरी एक्ट इज़ अबाउट सेटिंग द स्टेज फॉर कम्युनिकेशन, फॉर परफॉर्मिंग इलोकेशनरी एक्ट। लोकेशनरी एक्ट उस सब के लिए हमें एक स्टेज एक जो है वो सेटिंग बनानी होती है, एक ऐसी जगह या एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप वो एक्ट परफॉर्म कर सकें, वो बात कर सकें। ठीक है, जैसा कि अगर आप इसको एग्जांपल के थ्रू समझें तो आप देख सकते हैं कि आप किसी से अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी से कोई दरख्वास्त करना चाहते हैं, तो इस बात का यकीन करना कि वो आपकी तरफ मुतवज्जो है। ठीक है, यानी कि जो सुनने वाला है वो मौजूद है और आपकी बात सुन रहा है और उसको जवाब दे रहा है, आपको आंसर कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो सुनने वाला और बात करने वाला दोनों रेडी हैं बात करने के लिए, तो इट्स मीन कि ये क्या है? प्री लोकेशनरी एक्ट है। ठीक है, प्री लोकेशनरी एक्ट यानी कि एक्ट परफॉर्म करने से पहले प्री लोकेशनरी। ठीक है, द एक्शन ऑफ क्लोजिंग द विंडो। ठीक है, द एक्शन ऑफ क्लोजिंग द विंडो एंड डू यू स्मोक। नेक्स्ट पर्सन कहता है यस थैंक्स, तो वो उसको कहता है आई वाजंट ऑफरिंग जस्ट आस्किंग, मैं आपको ऑफर नहीं कर रहा बल्कि जस्ट पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो लोकेशनरी और इलोकेशनरी एक्ट परफॉर्म करने के लिए जो पहले की तैयारी होती है, जो एक सेटिंग होती है स्टेज की, उसको हम प्री लोकेशनरी एक्ट कहते हैं। इसी के साथ ही आज की वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको प्रैग्मेटिक बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चन रह गए हैं या आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर देना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।